आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीपेट के अंडर में आने वाले कुछ कोर्सेज के बारे में। पहले सिर्फ 7 कोर्सेज थे सीपेट में और इस साल टोटल 18 कोर्स हो गए हैं सीपेट में। तो कौन कौन से कोर्सेज ऐड किए गए हैं, कौन सा बेस्ट कोर्स है इसके अंडर में, कौन कौन सा आपको करना चाहिए, उसके बारे में ट्राई करना चाहिए आपको, और कौन से बच्चे किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, कौन से सब्जेक्ट के बच्चे किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. सीपेट एक ऐसा एग्जाम है जो पैरामेडिकल के लिए कराया जाता है, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। और सीपेट के एग्जाम के अंदर टोटल 18 कोर्स इस समय हैं। 2024 में टोटल 18 कोर्सेज ऐड किए गए हैं। ठीक है, टोटल 18 कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। 18 में से किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हो। पहले सिर्फ 7 कोर्सेज अवेलेबल थे, अब 18 हैं। तो कौन कौन से वो कोर्स हैं और कौन से आपके बच्चे किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सीपेट जो एग्जाम है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। ये एग्जाम स्पेशली यूपी के बच्चों के लिए होता है। अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो आप एक बार ये वाली वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी लंबी है, इसलिए आप एक बार चेक कर लो इस वीडियो में। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। चलो टोटल 18 कोर्सेज की बात करते हैं। जो पहले 7 कोर्सेज थे वो तो ऐड है ही, मैं उनका भी नाम एक बार ले लेती हूँ और लास्ट में मैं आपको बेस्ट कोर्सेज बताऊंगी इनमें से। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका बीएमएलटी। बीएमएलटी यानी कि बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। बीएमएलटी वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, वो अभी भी इसमें है। इसके बाद है आपका बी ऑप्टोमेट्री। ठीक है, ऑप्टोमेट्री का कोर्स भी आप कर सकते हो। इसके बाद है बी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इसके बाद है BMRIT यानी कि बैचलर इन मेडिकल रेडिएशन इमेज टेक्नोलॉजी। ओके, जिसमें आप रेडियोलॉजी से रिलेटेड काम करते हो, मतलब कि आप रेडिएशन से रिलेटेड काम करते हो, MRI मशीन पे, एक्सरे मशीन पे, ये सब पे आप काम करना सीखते हो। इसके बाद है आपका BASLP। अगर आपको नहीं पता है कि BASLP कोर्स क्या होता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। BASLP के बारे में डिटेल में मैंने बता रखा है, वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ओके, इसके बाद है आपका बीपीटी कोर्स, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो फिजियोथेरेपी के लिए। इसका भी लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं अटैच कर दी हुई नीट का, उसके अंदर आपको सारे ये कोर्सेज मिल जाएंगे। ओके, हर चीज के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है। इसके बाद है आपका बैचलर इन ऑक्यूपेशन थेरेपी। फिर है आपका बैचलर इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ से नए कोर्सेज ऐड किए गए। इससे पहले जो कोर्सेज हैं 7 मैंने बताए वो सातों के सातों पहले भी थे। अब जो बता रही हूँ वो अभी रिसेंटली ऐड किए गए हैं। पहला है उसमें से बैचलर इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद है BSc इन रीनल डायलिसिस। जो किडनी की डायलिसिस वगैरह होती है ना, वो इसमें वो आपको सिखाई जाती है कि डायलिसिस कैसे करते हैं। इसके बाद है आपका BSc इन रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी जैसे कि आपको पता होगा कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी कैंसर पेशेंट के लिए दी जाती है और रेडिएशन की कई सारी थेरेपीज होती है, ट्यूमर में भी होता है। कई सारी जगह रेडिएशन यूज करके ट्यूमर्स को, कैंसर को खत्म किया जाता है, तो उससे रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हो BSc इन रेडिएशन थेरेपी। इसके बाद है फिर आपका BSc इन लैब टेक्नोलॉजी। देखो BMLT थोड़ा सा अलग है, वो बैचलर इन लैब टेक्नोलॉजी है, वहां प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा होंगे। ये है BSc इन लैब टेक्नोलॉजी, हाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कंपेरेटिवली थोड़े से कम होंगे, हल्का फुल्का कोर्स का अंतर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका BSc इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। इसके बाद है आपका BSc इन मेडिकल ट्रांसफ्यूजन मेडिकल टेक्नोलॉजी। ये भी एक नया कोर्स है, ये जल्द ही लॉन्च हुआ है। उसके बाद है आपका BOTT पहले भी था, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, लेकिन इस कोर्स के साथ साथ एनेस्थेसिया भी ऐड कर दिया गया है। तो मैं कहूंगी अगर आप BOTT के बारे में सोच रहे थे तो उससे अच्छा होगा कि आप BOTT एंड एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी दोनों सीखो। तो ये वाला कोर्स BOTT से ज्यादा बेहतर है। होता क्या है इस कोर्स में, मैं समझाती हूँ। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में आप ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स के साथ काम करते हो और आपको एकदम डॉक्टर वाली फीलिंग आती है, वैसे काम आपको सीखने को मिलते हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ आप एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी भी करते हो तो इससे आपकी सैलरी इसको बढ़ जाती है, जॉब इसको बढ़ जाती है। एनेस्थीसिया का मतलब होता है, आपको पता होगा, ऑपरेशन करने से पहले इंसान को बेहोश किया जाता है, तो वो बेहोश के लिए जो दवाई यूज होती है उन्हें हम एनेस्थीसिया कहते हैं। तो उसके आप मास्टर बन सकते हो कि कितनी डोज में एनेस्थीसिया देना चाहिए। क्योंकि बच्चों एक बात जानो, एनेस्थीसिया बहुत क्रूशियल चीज है।
एनेस्थीसिया किसी पेशेंट को अगर आप एक्सेस दे दोगे ना तो वो मर भी सकता है, हमेशा के लिए सो सकता है। इसलिए एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट बनना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये कोर्स करने मिल रहा है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के साथ तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। ओके। इसके बाद है आपका बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिर है आपका बीएससी इन रेडियोलॉजिकल इमेज टेक्नोलॉजी, ये भी आपका रेडिएशन थेरेपी से रिलेटेड है। फिर है आपका बीएससी इन रेडियोथेरेपी। ये सारे आपके कोर्सेज हैं। ओके। अब इनमें से बेस्ट कोर्स कौन सा है वो मैं आपके लिए गिनवा देती हूँ। सबसे बेस्ट कोर्स इसमें मेरे हिसाब से है बीएमएलटी। बीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये अच्छा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इससे आपको हॉस्पिटल्स में भी आसानी से जॉब मिलती है और आप अपना खुद का पैथोलॉजी लैब भी खोल सकते हो इससे। ठीक है, तो जितना मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के कोर्सेस है वो सारे अच्छे हैं अगर आप खुद का अपना पैथोलॉजी लैब खोलना चाहते हो। पैथोलॉजी लैब मतलब खून वगैरह की जांच करना, यूरिन की जांच करना। ठीक है, कोई किसी को बीमारी होती है तुरंत खून की जांच कराने जाते हैं, मलेरिया हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो, सबके लिए खून की जांच होती है। तो उससे रिलेटेड पैथोलॉजी लैब होते हैं जहां आप खून की जांच कराने जाते हो। तो जितने भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जितना भी मैंने कोर्स बताया उस सब में ये होता है। तो उनमें से आप कोई भी कर सकते हो। उन सभी कोर्सेज में से बेस्ट है बीएमएलटी जो मैंने पहला पहले बताया था। ओके। नेक्स्ट है आपका रेडिएशन जो इमेज टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि अलग अलग मशीन्स के बारे में आपको सिखाया जाता है। तो रेडिएशन टेक्नोलॉजी में मैंने कई सारे कोर्सेज बताए हैं, उसमें से सबसे बेस्ट है BMRIT, यानी कि बैचलर इन मेडिकल रेडिएशन रेडियोलॉजी एंड इमेज टेक्नोलॉजी, ये सबसे बेस्ट है उसमें। इसके बाद है आपका BOTT। तो BOTT अकेले करने के बजाय आप किसके साथ करोगे, आप करोगे एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के साथ। तो जो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी प्लस BOTT वाला कोर्स है वो बेस्ट है। ओके, थर्ड नंबर पे मैं उसको रखूंगी। इसके बाद आपका आता है BPT का कोर्स, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। बैचलर इन फिजियोथेरेपी भी इसके बाद आपका आता है BPT का कोर्स, यानी कि बैचलर इन फिजियोथेरेपी। आजकल फिजियोथेरेपी का भी काफी स्कोप है और कई लोग इसको करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर भी लगाते हैं। तो अगर आप डॉक्टर वर्ड से ऑब्सेस्ड हो कि हाँ मैं डॉक्टर कहलाऊंगा, तो ऐसे में आप ये कोर्स कर सकते हो BPT। इसमें करियर स्कोप भी अच्छा है, पर एज कम्पेयर टू MLT मैं कहूंगी कम अच्छा है। MLT का स्कोप सबसे ज्यादा है, MLT और रेडिएशन जो थेरेपी है उनका जो स्कोप है वो सबसे ज्यादा है पैरामेडिकल कोर्सेज में। उसके बाद कहीं आता है आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड BPT। ओके, तो ये 4 कोर्स मेरे हिसाब से बेस्ट कोर्स है। अगर ये चारों में से कोई आपको मिलता है तो उसे आप जरूर लो, और अगर नहीं मिलता तो फिर बाकी के बारे में आप सोच सकते हो। आगे की बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसका 12th में है वो सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। आप सीपेट का एग्जाम दो और सभी कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी में कोई कमी नहीं है। आपका कम से कम 45% होना चाहिए अगर आप जनरल हो। अगर आप SC ST OBC हो तो कम से कम 40% होना चाहिए। SC ST OBC, OBC मैं बोल रही हूँ, ठीक है। OBC हो तो आपका कम से कम 40% होना चाहिए। क्लियर। और एक बात, आपका परसेंटेज आप ऐसे नहीं कैलकुलेट करोगे टोटल में से नहीं, परसेंटेज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जोड़ना है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों 100 नंबर का आपका पेपर होता है, तो टोटल 300 नंबर। अब इन तीनों में आपने कितना मार्क्स गेन किया, मान लेते हैं एक में तीनों में 50-50 मार्क्स आपने गेन किया मान लेते हैं, तो 50 + 50 + 50 यानी कि 150/300। ठीक है, ऐसे करके आप परसेंटेज निकालोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो सिर्फ इन्हीं 3 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स और इन्हीं 3 सब्जेक्ट के ऑब्टेन मार्क्स, यही आपको देखने हैं और इस हिसाब से परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज का फॉर्मूला बता दे रही हूँ, कई बच्चों को नहीं पता होता है। जितना आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है उनको जोड़ लो इन तीनों सब्जेक्ट के, बाई टोटल मार्क्स करो इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स के और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ठीक है, तो आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। वो परसेंटेज आपका 45 से कम नहीं होना चाहिए अगर आप जनरल हो या EWS हो, और अगर आप SC ST OBC या PWD हो तो आपका कम से कम 40% होना चाहिए। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हो तो सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हो तो आप BSc इन ऑप्टोमेट्री के लिए एलिजिबल हो, जो चश्मे से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो। प्लस BA SLP के लिए आप एलिजिबल हो। BA SLP भी एक अच्छा कोर्स है, एक बार आप करियर स्कोप इस वीडियो में देख लेना, वीडियो का लिंक मैं लास्ट में दूंगी। इसके बाद अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ आपने कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स या साइकोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था, तो आप सिर्फ और सिर्फ BA SLP कोर्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, उन सभी कोर्सेज में से सिर्फ और सिर्फ BA SLP के लिए एलिजिबल हो आप। तो मैंने सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दी।
और जो बच्चे अपना बोर्ड एग्जाम उन्होंने एनआईओएस से पास कर रखा है या कंपार्टमेंट एग्जाम देकर के पास कर रखा है, वो सारे बच्चे भी एलिजिबल है। परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो सारे बच्चे भी एलिजिबल है। ठीक है। और एक बात आपको बता देती हूँ, पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आएगा। पेपर ऑफलाइन होने वाला है। पेपर में क्लास 11th प्लस 12th दोनों का सिलेबस पूछा जाएगा और सिलेबस वही आएगा जो आपका 12th और 11th में आपने पढ़ा है। यानी आप मैथ से थे तो बायो की जगह मैथ आएगा, बायो से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा। ठीक है। और जनरल टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश भी इसमें इंक्लूडेड है। ओके। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 क्वेश्चंस आपके होते हैं और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। ये सारी कुछ बातें थी कोर्सेज से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी बातें। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट्स में मेंशन करो, मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।